हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के, और चैप्टर है आपका 8th। इससे पहले 7 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिए, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपी, पीसीएस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम क्या है, पादपों में जनन। ठीक है, प्लांट्स में किस तरह से जो है रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सभी जीव अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन क्यों करते हैं, अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए। सजीवों का अपने समान ही संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जनन की परिभाषा यहाँ से हो जाती है कि सजीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन की विधियों की बात करते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेड़ पौधों में क्या होता है, मूल होता है। मूल मतलब जड़, तना होता है, पत्तियां, ये विभिन्न भाग होते हैं। ये पादप के क्या होते हैं, ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। प्लांट्स में जनन का कार्य कौन करता है, तो फ्लावर करता है, पुष्प। पुष्प में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों होते हैं। अब जनन की विधि, एक तो अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि बिना बीजों और बीजाणुओं के द्वारा नए प्लांट्स बनते हैं, बिना सीड्स के और बिना स्पोर्स के। बिना बीज बिना बीजाणुओं के क्या हो जाते हैं, नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन में हम पहली विधि की बात करते हैं तो आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, इस जनन में पादप के मूल, जड़ जो होती है, तने, पत्ती या कली के द्वारा नया प्लांट्स बनता है। नया पादप किस चीज से बनता है, मूल से। जड़ होती है, जो मूल को जड़ कहते हैं, तने, पत्ती या कली के द्वारा। इसमें जनन जो होता है वो पादप के कायिक भागों से होता है। कायिक भाग मैंने आपको बताए थे ना, जो यही होता है, तना, पत्तियां, मूल, ये सब कायिक भाग होते हैं, कायिक अंग कहते हैं, और इसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है, पादप जो है कम समय में उगाए जा सकते हैं। इस टेक्निक का लाभ क्या है कि अगर हमें कोई पौधा उगाना है तो कम समय में उग सकता है इस विधि से। पुष्प व फल कम अवधि में आ जाते हैं। जनक पादप की जो प्रतिलिपि होता है, जनक पादप की प्रतिलिपि होता है मतलब जो प्लांट्स हमने उगाया है उसकी जैसी कार्बन कॉपी बन जाती है, एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो हम इस विधि के द्वारा जो हम उगाते हैं नए पादप, वो क्या होते हैं, पुराने वाले प्लांट्स की बिल्कुल कार्बन कॉपी होती है, क्योंकि वो एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है, दो जनक द्वारा नहीं, एक में क्या होती है, जो है ये क्रिया होती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका कायिक प्रवर्धन। ये छोटे से पॉइंट मैंने लिखे हैं। परवसंधि मतलब इंटरनोड्स किसे कहते हैं, ये आपको आगे जो है देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं परवसंधि का नाम आता है, कायिक कलिकाएं आती है, तो पता होना चाहिए ये सब होते क्या है। परवसंधि तने या शाखा का वो भाग जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, कृतन या कलम कहते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि कोई गुलाब की कलम दे दो, तो वो वाली। कायिक कलिकाएं, कायिक कलिकाएं किसे कहते हैं, पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्ती में भी क्या होती है, कलिकाएं होती है, छोटी छोटी बड़ से निकली जाती है। ये कलिका प्रहो के रूप में विकसित होती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती है। बायोफिल्म की बात आती है। बायोफिल्म पत्थर चट्टा इसको कहते हैं, पत्ती के किनारे पर होता है। पत्ती के किनारे पे क्या होती है, कलिकाएं होती है, और कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती है। ये पूछा जाता है कि जो बायोफिल्म है वहां से जो नए पादप का निर्माण उसके किस पार्ट से होता है, तो याद रखना पत्ती के किनारे से होता है। पत्ती के किनारों पर कलिकाएं होती है और वहीं से ही नए पादप का निर्माण होता है। कुछ प्लांट्स की जड़ें भी नए पादप का निर्माण करती है, जैसे शकरकंद या डहेलिया। कैक्टस का जो प्लांट्स होता है उस पादप के भाग में मुख्य पादप से अलग करने पर ये नए पादप को जन्म देते हैं। तो हमने अलैंगिक जनन का क्या पढ़ा है, पहली विधि हमने अलैंगिक जनन की पढ़ी है, कायिक प्रवर्धन। हम दूसरी विधि देखते हैं, वो है मुकुलन। मुकुलन मतलब छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाना। यीस्ट एकल कोशिकीय जीव होता है। अब यीस्ट में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट क्या करता है, पर्याप्त पोषण में यीस्ट जो है वृद्धि करके गुणन करता है, या गुणन को जनन कहते हैं, जनन करने लगता है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन। तीसरी विधि क्या आती है, खंडन की। तालाब या आपने पोखर देखे होंगे, उसमें क्या होता है, किनारे पे हरे रंग के अवपंखी गुच्छे लगे रहते हैं, फिसल अंदाज जो हरी हरी काई जमी रहती है, उस काई को क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। जल व पोषक तत्व उपलब्ध हो तो शैवाल वृद्धि करते हैं। जल व पोषक तत्व उपलब्ध हो तो शैवाल क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और खंडन के द्वारा क्या करते हैं, गुणन करते हैं। फोर्थ विधि क्या आ जाती है, इसकी बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में क्या होता है, जो डबल रोटी या अचार वगैरह होती है जब ये खराब हो जाती है तो उन पे क्या होते हैं, रुई के समान
जाला जाते हैं, ठीक है, बीजाणु आ जाते हैं। मतलब बीजाणु जो है वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। जो वायु में उपस्थित बीजाणु स्पोर्स होते हैं उनसे क्या होता है, बीजाणु से कवक उग जाते हैं। बीजाणु वायु में तैरते रहते हैं। अलैंगिक विधि द्वारा ही क्या करते हैं, बीजाणु जनन करते हैं। बात करें प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति कैसे कहते हैं कि बहुत उच्च ताप, हाई टेम्परेचर हो रहा है और बहुत क्या है, निम्न या कम आर्द्रता को झेलने के लिए बीजाणु पे क्या होता है, कठोर आवरण पाया जाता है, जो जिससे बीजाणु क्या होते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। लेकिन अगर परिस्थिति क्या है, अनुकूल है। अनुकूल परिस्थिति किसे कहते हैं, जो हमारे जीने के लिए हमें प्राप्त हो। तो बीजाणु उसमें क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और नए जीव विकसित करते हैं। फर्ण पादप में बीजाणुधानी पुंज में बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणुधानी पुंज में क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण, किसमें, फर्ण पादप में। ठीक है, तो ये मैंने आपको लैंगिक जनन पढ़ाया है। अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में क्या होता है, पुष्प पादप की जनन अंग है। मैंने बताया पीछे भी आपको। पुष्प में बात करें तो पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग है, उस तरीके से मादा जनन अंग। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नर जनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर, और स्त्री और मादा जनन अंग ये स्त्री केसर। ऐसे पुष्प केवल पुंकेसर या स्त्री केसर हो। ऐसे पुष्प जिसमें क्या होता है, या तो केवल पुंकेसर होता है या फिर खाली होता है स्त्री केसर, दोनों एक साथ नहीं होते, उसको कहते हैं एक लिंगी पुष्प। जैसे मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं उसको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। जैसे सरसों, गुलाब और पिटूनिया। ये पूछा जाता है कि सरसों क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, एक लिंगी, तो द्विलिंगी है क्योंकि इसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों पाया जाता है। पादपों में जनन अंग की बात करते हैं तो पुंकेसर जैसे मैंने आपको बताया नर जनन अंग है। तो परागकोश में तंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश क्या होते हैं, इसमें परागकण होते हैं, परागकोश में नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर मैंने बताया मादा जनन अंग है। वर्तिकार्ग, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं, एक से अधिक बीजांड होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक के संलयन से, मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। अब परागन क्या होता है, हल्के होते हैं, वायु वे जल द्वारा भाकर ले जाए जा सकते हैं, इतने हल्के होते हैं। दृढ़ सूक्षात्मक आवरण होता है, ये सूखने से बचाता है। जो आवरण होता है उसको सूखने से बचाता है परागन को। कीट पुष्पों पर जब बैठते हैं, जब कीट क्या होते हैं, फूलों पे बैठते हैं तो परागकण कीट के शरीर पे चिपक जाते हैं। और जब यही कीट अन्य पुष्प पे बैठते हैं तो जो पुष्प के वर्तिकाग है, जो अन्य पुष्प पे बैठेगी उस पुष्प के वर्तिकाग पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। अब परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। यदि परागन उसी पुष्प के वातिकाग पर गिरते हैं तो उसको कहते हैं स्वपरागन। लेकिन अगर वो परागकण कहाँ गिरते हैं, अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर गिरते हैं तो उसको कहते हैं परपरागन। ये पूछा जाता है स्वपरागन परपरागन किसको कहते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादपों में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, बात करते हैं निषेचन की। नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है और इनके संलयन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है, जो क्या हो जाती है, एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण में विकसित हो जाती है। फल व बीज के विकास की बात करते हैं तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में बन जाता है। पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, बीजांड से बीज निकलने लगते हैं और बीज में क्या होता है, एम्ब्रॉय होता है। कुछ फल होते हैं गूदेदार और रसीले जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। बीज प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब भी होता है फैलना। तो प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता करता है। पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन होता है पवन, जल और जंतु के द्वारा। किसके द्वारा, पवन, जल और जंतु के द्वारा। जैसे ये क्या है, सहजन और द्विफली, ये क्या है, डोमेस्टिक भी कहते हैं इसको, मेपिल भी कहते हैं। और ये दोनों पंखयुक्त बीज है, घासों के हल्के बीज होते हैं। आंख, मदार, रोमयुक्त बीज होते हैं। सूरजमुखी के रोमयुक्त बीज होते हैं। ये सब क्या है, ये सब पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और प्रकीर्णन होता है इनका पवन के द्वारा। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, जैसे बीज में जो आवरण होता है उनका स्पंजो तंतु में होता है। तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले होते हैं, जैसे नारियल का हो जाता है। कुछ बीज जंतु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे यूरेना और जेंथियम। कुछ बीजों के जो फल होते हैं वो झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। यह एरंड और बालसम का। तो चैप्टर क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलना है। ठीक है।